हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मानवेंद्र लाइव नंबर 1 चैनल पे। और आज आपके लिए ज्योग्राफी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आ गया हूँ, पृथ्वी की गतियाँ। इससे जुड़े हुए क्वेश्चन समझेंगे और ये हर कंपटीशन में लगभग इसका प्रश्न पूछा जाता है। 1-2 प्रश्न पक्के ही आते हैं। तो आइए समझते हैं पृथ्वी की गतियाँ और ये कितने प्रकार की होती हैं, बारी बारी से समझेंगे। तो सर्वप्रथम पृथ्वी दो गतियाँ करती है। नंबर 1 घूर्णन गति। घूर्णन गति किसे कहते हैं? पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में जो समय लगाती है, पृथ्वी द्वारा अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में लगा समय, उसे हम घूर्णन गति कहते हैं। जैसे कि अपनी पृथ्वी पर 24 घंटे में अपनी धुरी पर एक चक्कर लगा लेती है, तो 24 घंटे में कह सकते हैं 24 घंटे में अपनी धुरी पर लगाए गए एक चक्कर को घूर्णन गति कहते हैं। और इसे दैनिक गति के नाम से भी जानते हैं। मतलब एक दिन में एक चक्कर लगा लेना ही दैनिक गति होता है। दूसरा कारण इससे ये होता है, पृथ्वी पर घूर्णन गति के कारण दिन और रात होते हैं। दिन और रात होते हैं। आगे चलते हैं। दूसरी गति है परिक्रमण गति। अब परिक्रमण गति किससे कहते हैं? पृथ्वी द्वारा, देखिए सूर्य है, और ये है पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षक में लगाए गए चक्कर को परिक्रमण गति कहते हैं। पृथ्वी द्वारा दीर्घवृत्ताकार कक्षक में सूर्य के चारों ओर लगाए गए चक्कर को परिक्रमण गति कहते हैं। और यह 365 दिन, एक चक्कर अपनी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने समय लेती है? 365 दिन और 6 घंटे का समय लेती है, जिससे हम परिक्रमण गति कहते हैं। आगे समझते हैं। इससे जुड़े हुए और क्वेश्चन बन रहे हैं। तो जैसे हर 4 साल बाद 6 घंटे बढ़ते चले जाते हैं, सब वो टोटल होके एक दिन बना देते हैं, 366 दिन, जिसे हम लीप वर्ष कहते हैं। लीप वर्ष कहा जाता है। लीप वर्ष हर 4 साल बाद आता है, क्योंकि 6 घंटे अपनी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण कितने समय में लगाती है? 365 दिन और 6 घंटे में एक चक्कर लगा पाती है सूर्य के चारों ओर। और हर 4 साल बाद एक 6 घंटे बढ़ कर के एक दिन बन जाता है, और एक दिन इसमें ऐड कर देते हैं तो लीप वर्ष बन जाता है। वह वर्ष जिसमें 4 से भाग चला जाता है, उसे हम लीप वर्ष कहते हैं। और शेष जो दिन होते हैं, उन्हें हम साधारण वर्ष कहते हैं। आगे चलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो ऋतु परिवर्तन। ऋतुएं क्या होती हैं? ऋतु परिवर्तन कब होता है और ये कैसे होते हैं, आगे समझते हैं। ऋतु परिवर्तन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं एक चित्र के माध्यम से। चित्र सभी को दिखाई दे रहा होगा कि किस तरह से हम फिगर बना रहे हैं। फिगर के माध्यम से अच्छे से इसको समझेंगे। जैसा कि ये है यहाँ पर सूर्य,
और ये है अपनी पृथ्वी। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी होती है, ये सबसे पहले हम लोग समझेंगे। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी होती है 14,97,95,900 किलोमीटर। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी होती है? 14,97,95,900 किलोमीटर की दूरी होती है। आगे समझते हैं। अब हम कुछ तिथियां समझते हैं कि तिथि क्या होती हैं और उसमें ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। सर्वप्रथम समझते हैं अपनी पृथ्वी सूर्य के नज़दीक किस तिथि को होती है, और अगर इसका औसत इस दूरी का 14,97,95,900 किलोमीटर का औसत निकालेंगे तो औसतन इसकी दूरी बन जाएगी। औसत इसका बनता है 14.98 करोड़ किलोमीटर। अगर औसत निकाला जाए तो 14.98 यानी 98 करोड़ किलोमीटर होता है। अच्छा, आगे चलते हैं। अब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम कब होती है और इसकी दूरी क्या होती है? जब सूर्य के सबसे नज़दीक अपनी पृथ्वी होगी तो उस समय दूरी होती है 14.70 करोड़ किलोमीटर। और यह घटना 3 जनवरी के दिन घटित होती है। 3 जनवरी के दिन अपनी पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है और इसकी दूरी घट करके 14.70 औसतन दूरी होती है करोड़ किलोमीटर में, और इसे उपसौर के नाम से जाना जाता है। उपसौर के नाम से इसको जानते हैं। दूसरा, पृथ्वी अपने सूर्य से और पृथ्वी के बीच सबसे अधिक दूरी पर कब होंगे? अपनी पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर कब होगी? तो वो होता है 4 जुलाई के दिन, जिसकी यहाँ पे लिख लेते हैं 4 जुलाई के दिन अपनी पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है और इसकी औसतन दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है, जिसे हम अपसौर के नाम से अपसौर कहा जाता है। इससे जुड़े हुए ऑब्जेक्टिव बनाने की कोशिश करें। इसकी दूरी कितनी होती है, औसत दूरी कितनी होती है, और किस दिन अपनी पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है? 3 जनवरी के दिन। सबसे अधिक दूरी पर कब होगी? 4 जुलाई के दिन। इतना समझने की कोशिश करेंगे। आइए आगे चलते हैं। ऋतुएं क्या होता है, और इसे थोड़ा सा हम मेट देते हैं, अपना कलम से नोट करते रहिएगा। आगे चलते हैं। जैसे ये अपनी पृथ्वी है, ऋतु परिवर्तन कब होता है, क्या होते हैं, वो भी हम लोग समझेंगे बारी बारी से। ये अपना सूर्य है, बना देते हैं सूर्य लिख लेता हूँ सूर्य, और ये है पृथ्वी। आगे चलते हैं। ऋतु परिवर्तन कैसे क्या होता है? जब सूर्य का प्रकाश 0 डिग्री की रेखा, जिसे हम विषुवत रेखा कहते हैं, जब सूर्य की किरणें सीधा विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ रही होती हैं तो उस दिन क्या होता है? ये उत्तरी गोलार्ध होता है, नॉर्थ और साउथ।
तो नॉर्थ और साउथ में दिन और रात बराबर होते हैं। जब सूर्य का प्रकाश सीधा लंबवत विषुवत रेखा पर पड़ता है, विषुवत है या भूमध्य रेखा कह सकते हैं, विषुवत रेखा पर जब लंबवत पड़ते हैं सूर्य की प्रकाश की किरणें, तो उस दिन पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। उत्तरी गोलार्धों में दिन और रात बराबर, दक्षिणी गोलार्धों में दिन और रात बराबर होते हैं। अच्छा ये किस दिन घटना घटित होती है? ये जब 21 मार्च के दिन जब सूर्य का प्रकाश, ध्यान से समझिएगा दिन और रात कब बराबर होते हैं। 21 मार्च के दिन दिन और रात बराबर होता है। और दूसरा 23 सितंबर 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन दिन और रात बराबर होते हैं। जब प्रकाश की किरणें सीधा कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, कर्क रेखा पर इसका झुकाव होता है 23.5 डिग्री। इसके कारण होता है, ये 23.5 डिग्री झुकाव का कारण ही है ऋतु परिवर्तन। तो सीधा जब कर्क रेखा पर लंबवत पड़ रही होती हैं सूर्य की प्रकाश की किरणें, उसे हम वसंत ऋतु या वसंत विषुव के नाम से जानते हैं। इसे ही वसंत विषुव 21 मार्च के दिन ही वसंत विषुव कहा जाता है या वसंत ऋतु कहा जाता है। वसंत ऋतु कहा जाता है 21 मार्च के दिन, जब उत्तरी गोलार्ध में सूर्य के प्रकाश की किरणें 23.5 डिग्री कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, तो दिन और रात बराबर होता है। वही कंडीशन जब सूर्य के प्रकाश की किरणें कर्क रेखा पर पड़ती हैं, तो उसे हम शरद ऋतु के नाम से जानते हैं। शरद ऋतु ये 23.5 डिग्री अक्षांश, इसे हम मकर रेखा पर लंबवत जब प्रकाश पड़ता है, सूर्य की किरणें 23.5 डिग्री मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, तो उसे हम शरद ऋतु के नाम से जानते हैं। ऋतु परिवर्तन 2 ही होता है। तो ये हम लोग समझ गए। ऑप्शन बनाएंगे, पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होते हैं? जब दिन और रात 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन और रात बराबर होते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन समझते हैं। वसंत ऋतु, शरद ऋतु ये तो हो गया। आगे चलते हैं, जो क्वेश्चन और बन रहे हैं, जैसा कि कुछ महत्वपूर्ण तिथियां होती हैं। सूर्य का जब प्रकाश उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध जब कर्क रेखा पर पड़ता है, सबसे पहले जानते हैं कर्क रेखा और मकर रेखा पर किस तिथियां को समझने की कोशिश करेंगे। कौन सी तिथि को दिन बड़ा और दिन और रात बड़े होते हैं। अभी हमने समझा दिन और रात बराबर होते थे। किस दिन पृथ्वी सूर्य के नज़दीक होती है और किस दिन दूर होती है। तो उसी प्रकार इससे जुड़े हुए कुछ और क्वेश्चन क्लियर करते हैं। जब दिन और रात बड़े होते हैं, छोटी रात होती है, दिन बड़ा होता है। अब समझते हैं, जब सूर्य के प्रकाश की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ रही होती हैं,
तब मान लीजिए पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होता है, दिन बड़ा और रात छोटी होती है, रात छोटी होती है। उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, दिन बड़ा होता है और रात छोटी होती है। और यह घटना 21 जून को घटित होती है। 21 जून के दिन नॉर्थ में विषुवत रेखा से उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा और रात छोटी होती है, और वहीं पर दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटा होता है और रात बड़ी होती है, जिसके कारण दक्षिणी गोलार्ध में मौसम ठंडा रहता है, सर्दी पड़ रही होती है। और 21 जून के दिन उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा, जिसके कारण गर्मी होती है और रात छोटी होती है। इसका जस्ट अपोजिट ये इसमें होता है, मकर रेखा पर जब पड़ रही होती हैं दक्षिणी गोलार्ध में, तो वहाँ पर ठंडा मौसम होता है। दूसरी महत्वपूर्ण तिथि है 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को जब सूर्य के प्रकाश की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, तब क्या होता है, तब दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा और रात छोटी होती है, दिन बड़ा और रात छोटी होती है। तो दक्षिणी गोलार्धों में गर्मी का मौसम होता है, दिन मतलब विषुवत रेखा से दक्षिणी गोलार्ध में गर्म मौसम होता है, लू चल रही होती है, और उत्तरी गोलार्ध में सर्दी पड़ रही होती है, ठंडा मौसम होता है। अच्छा, आगे चलते हैं। ये तो 2 तिथियां समझ में आ गई होंगी। दिन कब बड़ा होता है उत्तरी गोलार्ध में, 21 जून के दिन, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, रात छोटी होती है, रात बड़ी होती है और दिन छोटा होता है, जिसके कारण दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी का मौसम होता है और उत्तरी गोलार्ध में बहुत गर्म मौसम होता है। इसी का कारण बनता है। ये हमारी बहुत महत्वपूर्ण तिथियां होती हैं, ये आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। इससे जुड़ा हुआ जो भी क्वेश्चन है, ऑप्शन बनाने की कोशिश करिए, तो ये टॉपिक अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। और आज की वीडियो के लिए धन्यवाद करता हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक करें। धन्यवाद, थैंक यू।